जो रेलवे का रनिंग स्टाफ है, मतलब हमारे लोको पायलट और गार्ड्स, वो सब उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भत्ता 25% बढ़ेगा, लेकिन मिला कितना? सिर्फ 14.3%। अब सवाल ये उठता है कि ये अंतर, ये गैप आया कहां से? बस इसी गुत्थी को आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। एक ट्रेन रात के घने अंधेरे में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। अब देश में महंगाई बढ़ती है तो उस ट्रेन में बैठे टीटीई को उसके भत्तों में 25% की एकमुश्त बढ़ोतरी मिलती है। लेकिन सबसे आगे बैठकर जो लोको पायलट उस पूरी ट्रेन को चला रहा है, जो हजारों जिंदगियों की जिम्मेदारी लिए हुए है, उसे सिर्फ 14.3% की वृद्धि दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, और यही वो ज्वलन सवाल है ना, जिसने आज भारतीय रेलवे के पूरे रनिंग स्टाफ को आंदोलित कर दिया है। मतलब ये सिर्फ कुछ संख्याओं का खेल नहीं है, ये उन कर्मचारियों के सम्मान और अधिकार का मुद्दा है जो हमारी अर्थव्यवस्था के पहियों को सचमुच गतिमान रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय रेलवे के रनिंग स्टाफ यानी हमारे लोको पायलट और गार्ड्स के किलोमीटर भत्ते का संशोधन, जिसे हम केएमए भी कहते हैं। हाँ, केएमए। तो विवाद का मूल प्रश्न 7वें वेतन आयोग के एक विशेष प्रावधान से जुड़ा है। नियम कहता है कि जब महंगाई भत्ता यानी डीए 50% की सीमा को पार कर जाता है तो भत्तों में स्वतः 25% की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने रनिंग स्टाफ के लिए ये 25% वाला नियम लागू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक तकनीकी पेच फंसा दिया। जिसे आप तकनीकी पेच कह रहे हैं, मैं उसे एक आवश्यक गणितीय संतुलन मानती हूँ। मेरा आज का रुख ये है कि वित्त मंत्रालय ने पे एलिमेंट के आधार पर जो 1.143 का गुणांक लागू किया है, जिससे 14.3% की वृद्धि निकलकर आती है, वो तकनीकी रूप से अधिक सटीक है। अच्छा। हाँ, ये कोई विसंगति नहीं है, बल्कि इस विशिष्ट भत्ते की अनूठी संरचना को बनाए रखने का एकमात्र तार्किक तरीका है। मैं ये साबित करूंगा कि ये जो 14.3% की गणना है, ये 25% के उस स्थापित सामान्य नियम का सीधा उल्लंघन है। मतलब 7वें वेतन आयोग का एक स्पष्ट इरादा था। ये जो 1.143 का गुणांक है, ये केवल एक प्रशासनिक पर्दा है, जिसके पीछे रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के साथ सरासर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले इस पूरी बहस की नींव यानी इस 14.3% के गणित को समझते हैं। देखिए, मैं समझती हूं कि आप और कई यूनियनें ऐसा क्यों सोचती हैं कि 25% की फ्लैट वृद्धि होनी चाहिए। ये सुनने में बहुत न्यायसंगत लगता है। क्योंकि वो न्यायसंगत है। लेकिन मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहूंगी। हमें ये समझना होगा कि केएमए कोई साधारण भत्ता नहीं है, जैसे कि आपका हाउस रेंट अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया। श्रोताओं की स्पष्टता के लिए इसे थोड़ा सरल करते हैं। हाँ, बताइए। भारतीय रेलवे में रनिंग स्टाफ की नौकरी का कोई तय समय नहीं होता। वे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम नहीं करते। इसी अनिश्चितता को मान्यता देने के लिए दशकों पहले एक बहुत ही विशिष्ट ढांचा बनाया गया था, जिसे 30% पे एलिमेंट कहा जाता है। बिल्कुल, वो उनका अधिकार है। हाँ, अधिकार है, लेकिन इसका मतलब है कि एक लोको पायलट की जो बेसिक सैलरी होती है, उसमें भत्तों की गणना के लिए 30% अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। चूंकि ये भत्ता पहले से ही इस 30% के अतिरिक्त और विशेष लाभ पर आधारित है, वित्त मंत्रालय इसे अन्य भत्तों की तरह एक झटके में 25% नहीं बढ़ा सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि प्रभाव रेलवे के वेतन बजट को पूरी तरह से असंतुलित कर देगा। इसीलिए 25% की सीधी बढ़ोतरी के बजाय वे 1.143 के एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए मल्टीप्लायर का उपयोग करते हैं। देखिए, आपका ये गणितीय संतुलन का तर्क सुनने में बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि 7वें वेतन आयोग का मूल इरादा क्या था? मैं इसे 25% की उम्मीद कहता हूं। आयोग की सिफारिश बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी थी। उन्होंने कहा था कि जब महंगाई भत्ता 50% को पार करेगा तो भत्तों में स्वतः 25% की बढ़ोतरी होगी। अब आप बताइए, इसका उद्देश्य क्या था? क्या इसका उद्देश्य फाइलों में संतुलन बनाना था? फाइलों में नहीं, अर्थव्यवस्था में। नहीं, इसका सीधा सा उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति को महंगाई के असर से बचाना था।
अब महंगाई तो लोको पायलट के लिए भी उतनी ही बड़ी है जितनी किसी स्टेशन मास्टर के लिए, है ना? जब एचआरए 25% बढ़ रहा है तो रनिंग स्टाफ को इस 1.143 के जटिल फॉर्मूले में क्यों उलझाया जा रहा है? क्योंकि दोनों का आधार अलग है। आप जिसे सुविचारित तकनीकी कदम कह रही हैं, उसे मैं एक तकनीकी बहाना मानता हूं। ये 25% की वैध उम्मीद को 14.3% में समेट देने की एक प्रशासनिक चालाकी है। ये एक दिलचस्प बिंदु है। हालांकि मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से फ्रेम करूंगी। चालाकी बहुत ही कड़ा शब्द है। सरकार का स्पष्ट रुख ये है कि रनिंग अलाउंस सीधे तौर पर महंगाई से जुड़ा हुआ भत्ता नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक यूनिट रेट है। अब श्रोताओं को ये समझना जरूरी है कि यूनिट रेट क्या होता है। ये एचआरए की तरह महीने में एक बार मिलने वाली कोई तय रकम नहीं है। यूनिट रेट वो दर है जो प्रति 100 किलोमीटर की दूरी तय करने पर मिलती है। हाँ, वो तो काम के हिसाब से है। बिल्कुल। अगर एक ड्राइवर एक महीने में ज्यादा किलोमीटर ट्रेन चलाता है तो ये भत्ता बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। चूंकि इसका आधार वो 30% पे एलिमेंट है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है और जो रिटायरमेंट के समय उनकी पेंशन में भी जुड़ता है। तो आप इसे ऐसे समझें। कल्पना कीजिए कि हम एक केक बना रहे हैं। अगर आप एक केक के बेस में पहले से ही 30% ज्यादा चीनी यानी पे एलिमेंट डाल चुके हैं, तो ऊपर से फ्रॉस्टिंग में 25% और चीनी डालने से क्या होगा? ये एनालॉजी। 1 मिनट। केक का संतुलन बिगड़ जाएगा, वो खाने लायक नहीं रहेगा। 14.3% की वृद्धि उस मिठास को संतुलित रखने का तरीका है। अगर आप एक ऐसे भत्ते को जो डायनामिक है उसे अंधाधुंध 25% बढ़ा देंगे तो ये रेलवे के पूरे वेतन ढांचे में एक भारी विसंगति पैदा कर देगा। मुझे आपकी एक केक वाली एनालॉजी बिल्कुल भी रास नहीं आई। अच्छा, क्यों? मैं बताता हूं क्यों। आप जिसे 30% एक्स्ट्रा चीनी या विशेष लाभ कह रही हैं, वो कोई विलासिता नहीं है, वो कोई एक्स्ट्रा मिठास नहीं है। 30% पे एलिमेंट उस अमानवीय और अनियमित कार्य सूची का मुआवजा है जिसका सामना रनिंग स्टाफ रोज करता है। मैं उनके काम के महत्व को कम नहीं आंक रही। वे रात के 2 बजे कड़ाके की ठंड में काम पर जाते हैं। वे दिवाली और होली पर अपने बच्चों के साथ नहीं होते। उन्हें नींद की कमी और भारी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। ये चीनी नहीं है, ये उनके पसीने की कीमत है। मैं मानती हूँ, मैं सिर्फ गणितीय संरचना की बात कर रही हूँ। लेकिन आप उस संरचना को वास्तविकता से अलग कर रही हैं ना। आपने कहा कि ये पेंशन में जुड़ता है, लेकिन पेंशन का आज की महंगाई से क्या लेना देना? आज जब एक लोको पायलट बाजार में दाल या पेट्रोल खरीदने जाता है तो दुकानदार उसे 14.3% का विशेष डिस्काउंट तो नहीं देता। वो तो है। उसे भी उसी 50% डीए वाली महंगाई का सामना करना पड़ता है जिसका सामना बाकी देश कर रहा है। स्वतः संशोधन का जो प्रावधान 7वें वेतन आयोग ने रखा था, उसका पूरा दर्शन ही यह था कि महंगाई के एक स्तर पर पहुंचते ही भत्ते अपने आप बढ़ जाए। जब आप कहती हैं कि ये यूनिट रेट पर लागू नहीं होता, तो आप आयोग की मूल भावना के साथ सीधा खिलवाड़ कर रही हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि दैनिक खर्चों का ये जो तर्क है वो भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत है। लेकिन आइए इस 1.143 के मल्टीप्लायर बनाम अन्य कर्मचारियों से समानता यानी पैरिटी के मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, पैरिटी ही तो मुख्य बात है। हमें ये पूछना चाहिए कि वित्त मंत्रालय ने आखिर 1.143 का ही आंकड़ा क्यों चुना? ये कोई हवा में से निकाली गई संख्या नहीं है। जब आप अनुपात को देखते हैं तो ये गुणांक एक ऐतिहासिक और स्थापित प्रक्रिया से आता है। ऐतिहासिक? हाँ, यह सुनिश्चित कर पा है कि रनिंग स्टाफ को भत्ते में बढ़ोतरी मिले, लेकिन वह बढ़ोतरी उस फॉर्मूले के दायरे में हो जो दशकों से रनिंग अलाउंस और बेसिक पे के अनुपात को नियंत्रित करता आ रहा है। यह मल्टीप्लायर यह पक्का करता है कि केएमए बेसिक पे के सापेक्ष उसी अनुपात में रहे जिस अनुपात में वो पहले था। लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना। आप 14.3% को सिर्फ इसलिए गलत मान रहे हैं क्योंकि यह 25% से दिखने में कम लगता है, लेकिन गणितीय रूप से यह उस ऐतिहासिक अनुपात को सुरक्षित रखता है। अगर आप इसे आज 25% कर देंगे तो यह उस अनुपात को हमेशा के लिए तोड़ देगा और भविष्य के वेतन आयोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सिरदर्द बन जाएगा। मैं इस ऐतिहासिक अनुपात के तर्क को बिल्कुल नहीं मानता। चलिए कागजी गणित और इन अनुपातों के जाल से बाहर निकलकर एक वास्तविक सादृश्य पर विचार करते हैं।
ठीक है। मैंने शुरुआत में जो उदाहरण दिया था उस पर वापस चलते हैं। एक ही ट्रेन है, एक ही अर्थव्यवस्था है, एक ही महंगाई दर है। उस ट्रेन में एक टीटीई है, एक एसी मैकेनिक है और ट्रेन को खींचने वाला एक लोको पायलट है। जब डीए 50% पार करता है, जो कि एक ट्रिगर पॉइंट है, तो टीटीई और एसी मैकेनिक के भत्ते 25% बढ़ जाते हैं। लेकिन जो आदमी सबसे ज्यादा जोखिम ले रहा है उसे केवल 14.3% की वृद्धि दी जा रही है। क्या ये नीतिगत समानता, जिसे हम पैरिटी कहते हैं, उसके सिद्धांत का सीधा उल्लंघन नहीं है? देखने में ऐसा लगता है, लेकिन आप कह रही हैं कि ये भविष्य के लिए सिरदर्द बन जाएगा, लेकिन आप वर्तमान में उन हजारों कर्मचारियों के सिरदर्द को नजरअंदाज कर रही हैं जिन्हें ये स्पष्ट रूप से अन्याय लग रहा है। ये 10.7% का जो अंतर है, ये कोई मामूली तकनीकी अंतर नहीं है। देखिए, एक लोको पायलट जो महीने में हजारों किलोमीटर ट्रेन चलाता है, उसके लिए 10.7% का मतलब है हर महीने हजारों रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान। आप कह रहे हैं कि समानता का सिद्धांत कहता है कि ट्रिगर एक है तो प्रभाव भी एक होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं तर्क दूंगी कि उन दोनों कर्मचारियों, टीटीई और लोको पायलट के वेतन की संरचना, उनकी शुरुआत ही अलग-अलग मैट्रिक्स पर हुई है। कैसे? टीटी या एसी मैकेनिक के पास वो 30% का पे एलिमेंट नहीं है जो उनके हर भत्ते और पेंशन को शुरुआत से ही गुणा करता हो। रनिंग स्टाफ की सैलरी का स्ट्रक्चर ही इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे अन्य कर्मचारियों की तुलना में एक अलग प्लेन पर मौजूद हैं। अगर बेस अलग है तो आप उस पर एक समान प्रतिशत की वृद्धि कैसे लागू कर सकते हैं? ये गणित के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। हिसाब से प्रोसेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन मनमाने ढंग से काम नहीं करता। वे स्थापित नियमों का पालन करते हैं। स्थापित नियम? आप किन नियमों की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ आरबीई नंबर 85/2019 की। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि यह वो आधिकारिक आदेश है जिसने 7वें वेतन आयोग के बाद इन भत्तों की दरें तय की थीं। प्रशासन आज इसी फॉर्मूले को लागू कर रहा है क्योंकि यह सिस्टम के भीतर काम करता है। लेकिन वो सर्कुलर ही तो विवादित है। अगर वे आज रातों रात आपकी मांग मानकर इसे 25% कर दें तो उन्हें न केवल अपने बजट को फिर से लिखना होगा, बल्कि पुराने सभी नियमों और कैलकुलेशन शीट को फाड़कर फेंकना पड़ेगा। ये प्रशासन के लिए एक अराजक स्थिति पैदा कर देगा। और प्रशासन की इस सटीक व्याख्या और पुरानी फाइलों से चिपके रहने की जिद ने व्यवहारिक स्तर पर क्या पैदा किया है? भारी असंतोष और अराजकता तो अब फील्ड में है। आप कह रही हैं कि जोन इसे प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा हो। काम तो चल ही रहा है ना। लेकिन आप इस तथ्य को छुपा रही हैं कि इसके खिलाफ कितना बड़ा प्रतिरोध हो रहा है। रेलवे की सभी प्रमुख यूनियनों, चाहे वो एआईआरएफ हो या एनएफआईआर, ने इसके खिलाफ बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उनका स्पष्ट कहना है कि आरबीई 85/2019 कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है जिसे बदला ना जा सके। अगर वो सर्कुलर 7वें वेतन आयोग की 25% स्वतः वृद्धि की मूल सिफारिश के खिलाफ जाता है तो उस सर्कुलर को संशोधित किया जाना चाहिए। और बात सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध तक सीमित नहीं रह गई है, ये मामला अब कोर्ट और ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया है। क्या यह एक स्वस्थ व्यवस्था की निशानी है? देखिए, किसी भी बड़े प्रशासनिक और वित्तीय फैसले के बाद कुछ असहमति होना और मामलों का कोर्ट में जाना एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये सामान्य है। अच्छा, जब हजारों की संख्या में वे कर्मचारी जो पूरे देश की जीवन रेखा चलाते हैं खुद को इतना ठगा हुआ महसूस करें कि उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो ये साबित करता है कि ये केवल एक मामूली तकनीकी असहमति नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नीतिगत विफलता है। विफलता कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जब आप नियमों की इतनी संकीर्ण और तकनीकी व्याख्या करते हैं कि वो उस वर्ग को ही गहरे असंतोष से भर दे जिसके लिए वो नीति बनाई गई थी, तो वो नियम अपने आप में सवाल के घेरे में आ जाता है। आरबीई सर्कुलर को पत्थर की लकीर मान लेना एक विशुद्ध प्रशासनिक जिद है। ट्रिब्यूनल में यह बहस इसीलिए हो रही है क्योंकि आपका गणित कर्मचारियों के न्याय के गणित से मेल नहीं खा रहा है। प्रशासन ये भूल रहा है कि ट्रेनें कागजों और फॉर्मूलों से नहीं चलती हैं, वे इंसानों के मनोबल और उनकी संतुष्टि से चलती हैं।
मैं आपके इस बिंदु को स्वीकार करती हूँ कि यह विवाद अब केवल रेलवे बोर्ड की फाइलों तक सीमित नहीं है। ये कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा और वास्तविक संघर्ष बन चुका है। ट्रिब्यूनल और अदालतों में इस पर जो भी तीखी बहस हो रही है, वो वास्तव में इस पूरे मुद्दे की जटिलता को ही रेखांकित करती है। और मुझे लगता है कि यह हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही आकर्षक केस स्टडी है। बिल्कुल है। अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा का सार निकालें, तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह बहस मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं के बीच का गहरा टकराव है। एक तरफ वो तकनीकी और गणितीय यथार्थ है जिसका मैं बचाव कर रही हूँ। मेरा तर्क ये है कि 1.143 मल्टीप्लायर उस विशिष्ट 30% पे एलिमेंट वाले भत्ते के लिए एक आवश्यक, सटीक और संतुलित सूत्र है। यह सुनिश्चित करता है कि भत्ते की प्रकृति और उसका ऐतिहासिक अनुपात न बिगड़े। और दूसरी तरफ वो नीतिगत समानता, पारदर्शिता और न्याय की बुनियादी मांग है जिसे मैं सामने रख रहा हूं। मेरा तर्क स्पष्ट है कि जब 7वें वेतन आयोग का इरादा डीए के 50% पार होने पर कर्मचारियों को महंगाई से बचाने का था, तो इस 25% की स्वतः वृद्धि को बिना किसी मल्टीप्लायर के बहाने के रनिंग स्टाफ पर भी लागू किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और तमाम असहमतियों के बावजूद मुझे लगता है कि हम दोनों कम से कम एक बात पर पूरी तरह से सहमत हो सकते हैं। ये पूरा 10.7% का जो भारी विवाद है, वो मूल रूप से पे एलिमेंट की इस अत्यंत जटिल संरचना और उसी आरबीआई सर्कुलर की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण ही पैदा हुआ है। यही वो जड़ है जिसने आज इस मुद्दे को पटरियों से उठाकर सीधे कोर्ट रूम्स में पहुंचा दिया है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। जब तक रेलवे प्रशासन और वित्त मंत्रालय इस पे एलिमेंट के मूल ढांचे को पारदर्शी तरीके से सभी पक्षों के साथ आमने सामने बैठकर सुलझाते नहीं हैं, तब तक ये असंतोष खत्म नहीं होगा। मैं फिर कहूंगा, ये सिर्फ 14 या 25 का आंकड़ा नहीं है, ये उन हजारों लोको पायलटों और गार्ड्स के भरोसे का सवाल है जो अपनी परवाह किए बिना रात दिन ट्रेनें चलाते हैं। उनके लिए ये उनके पसीने का मूल्य है। और शायद यही इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे विचारणीय और चुनौतीपूर्ण पहलू है। हम अपने श्रोताओं को ये सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं कि जब दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक भारतीय रेलवे में वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है, तो सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए? क्या हमें गणितीय और तकनीकी सटीकता को सर्वोच्च रखना चाहिए? एक ऐसी सटीकता जो सिस्टम के पुराने ढांचे को संतुलित रखती है, जो बजट को अप्रत्याशित रूप से बढ़ने से रोकती है? या फिर हमें तकनीकी पेचीदगियों से ऊपर उठकर सभी कर्मचारियों के लिए एक समान, पारदर्शी और सरल नीति लागू करनी चाहिए? एक ऐसी नीति जहां 25% का मतलब एक टीटीई के लिए भी 25% हो और एक लोको पायलट के लिए भी 25% ही हो, ताकि कोई भी कर्मचारी खुद को सिस्टम द्वारा ठगा हुआ महसूस ना करे। यह वाकई एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक आसान या सीधा जवाब नहीं है, और मुझे यकीन है कि 7वें वेतन आयोग और वित्त मंत्रालय के इन जटिल सर्कुलर्स की बारीकियों में अभी और भी बहुत कुछ है जिसे हमारे श्रोता गहराई से समझने की आवश्यकता महसूस करेंगे। तो जैसे हम अक्सर देखते हैं, कागज पर भले ही 2 और 2 4 होते हों, लेकिन जब उस गणित में इंसानी नीतियां, ऐतिहासिक भत्ते और प्रशासनिक ढांचे जुड़ जाते हैं, तो वो गणित सिर्फ संख्याओं का एक सीधा खेल नहीं रह जाता। बिल्कुल, वो सीधे तौर पर जीवन, आजीविका और न्याय का एक ज्वलंत सवाल बन जाता है। सही कहा आपने। ये एक ऐसा मुद्दा है जो नीति निर्माताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक लिए हुए है। इस गहरी और सार्थक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।